सरकार की बात करें उत्कर्ष, उसके पहले इसी शो में इसी जगह पर कई बार हमने बात की थी पहले चरण के मतदान से लेकर 7वें चरण के बाद के मतदान तक कि अगर वोट का प्रतिशत कम हुआ है तो किसी न किसी का वोटर तो घर बैठा है। किसका वोटर घर बैठा है वो 4 जून को पता लगेगा। 4 जून आ गया जी, और वो बता रहा है कि किसका वोटर घर बैठ गया। चुनाव को हल्के में लेना, कैजुअली लेना और बहुत सारे वोटरों का ये मान लेना जिस तरह का माहौल बना था। आपने कमेंट टिप्पणियों की बात की, टिप्पणियों में ये भी लिखा है कि एमपी और एमएलए भाजपा के हल्के में ले लिए, मौज मस्ती में रहे, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं गए। आप ये देखिए कि कुछ जगहों पर जहाँ बड़ी रैलियाँ हुई हैं उसके अलावा स्थानीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने एक एक पोस्टर बैनर भी अपना ही नहीं लगाया कि चुनाव तो मोदी लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि 2019 में अवधारणा बदल गई थी और 2019 में चाहे कोई भी उम्मीदवार खड़ा था, चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़ा गया। और एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि इसी के ठीक पहले हुए विधानसभा चुनावों में भी मोदी की गारंटी चल गई, लेकिन जहां दरअसल चलनी चाहिए थी गारंटी वहां नहीं चली, क्योंकि एक स्तर के बाद चुनाव उम्मीदवारों के चयन पर और जाति पर चला गया। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है जी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने में विपक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सफल रही है, उस सोशल इंजीनियरिंग के उस ताने बाने को समझने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। उम्मीदवारों के चयन को लेकर अजीब तरह की सावधानी बरती गई। अजीब तरह की इसलिए कि कहीं ना कहीं तो ये अहंकार भी था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उम्मीदवार हो चुनाव तो जीत ही जाएगा जी। और अजीब तरह की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाति को इतना ज़्यादा बड़ा मसला खुद ही बना दिया आपने कि बार बार सपा ने भी अपने उम्मीदवार बदले, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बदले। कांग्रेस ने उन्हीं की रणनीति को खेलते हुए आखिरी समय तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारी को रोक कर रखा। फिर किशोरी लाल जो कि वहाँ चुनाव लड़वाते रहे उनको लड़वा दिया और वो रणनीति सफल होती हुई अब हमको दिख रही है। यादव बहुल रहने वाली समाजवादी पार्टी ने भी जाति के आधार पर अपने संगठन के और पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। तो अति आत्मविश्वास और जो वोटर घर बैठा उसका भी आत्मविश्वास कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, तो हम लंबा सप्ताहांत बना लेते हैं, लॉन्ग वीकेंड, जिसको कि चुनाव आयोग ने खुद अपनी पत्रकार वार्ता में भी स्वीकार किया। अब इस सब का नतीजा है कि हम उस पर बात कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा है और एनडीए को फिलहाल जो रुझान और जीत मिलाकर आंकड़ा है जो हम अपनी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं 298 का, तो 272 को वो उसमें पार कर चुके हैं। तो कायदे से बननी चाहिए, लेकिन जिन 2 क्षत्रपों की बात हुई है उनकी परिपाटी रही। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का ऐसा कर पाना कम संभव लगता है, लेकिन नीतीश कुमार पोस्टर ही लग गए हैं बिहार में कि वो तो सबके हैं, तो अब नीतीश ही कुमार है तो किसके कुमार। तेजस्वी का वो बयान भी मुझे याद आता है ना कि चाचा जी 4 जून को एक फैसला और लेंगे। हाँ, तो उन्होंने बीच में कहा था अपने प्रचार के बीच में। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ विनोद जी की इस तरह की परेशानियों की आदत जो भारतीय जनता पार्टी ने तो एनडीए के रूप में पहले भी गठबंधन की सरकारें चलाई है, लेकिन वो अटल अडवाणी वाला युग था और अटल अडवाणी के युग में इस तरह की समझौता करके सरकार चलाने की आदत पार्टी को पड़ चुकी थी जी। और अवधेश जी भी कह रहे थे कि बड़ा झटका है। एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इंडिया शाइनिंग के रूप में लगा था, तब भी यही था कि जो शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर नैरेटिव गढ़ा गया, नारा गढ़ा गया, उसी नारे को सबसे बड़ा सच मान लिया गया और उस शाइनिंग के पीछे जो अंधकार था उससे मुंह मोड़ लिया गया जी। ठीक ऐसा ही अभी भी हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।